आज पिछली बार जो है यहाँ मसल्स कॉमनली नाउन सेल्स के बारे में स्ट्रक्चर था हमारा ह्यूमन बायोलॉजिकल सेल्स एंड ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन कैसे हमारी मेडिसिन सेल्स पे काम करती है। और हम इसे तो एक तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स में लेते हैं, और जब कॉम्प्लिकेशंस होती है, डायग्नोसिस हो जाता है, तो हम डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग मेडिसिन को प्रैक्टिस में लेते हैं। लेकिन हमें ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन में डिज़ीज़ को तो नोट करेंगे, डायग्नोसिस भी होगी, लेकिन मुझे पहुंचना है शुरुआत से, डिज़ीज़ की शुरुआत से। ये डिज़ीज़ कहाँ से आ रही है और क्यों हो रही है, और इसमें किन किन सेल और आर्गन का रोल है। और जब हम इस बेस पे इस मेडिसिन को समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तब जा कर के वो क्वालिटी मिल जाएगी जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि हर पेशेंट को क्योर करके भेजा जाए अपने पास से। तो इसी से रिलेटेड हमारा फ़िलॉसफी के अंदर, जबकि फ़िलॉसफी के अंदर दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन हमने पूरा सेल्स स्ट्रक्चर्स को ही रख दिया है कि जिससे कि हम यहाँ पर ये मालूम कर सकें कि हमारी मेडिसिन जो इंटरनल है, इंट्रासेलुलर किस तरीके से फंक्शन करती है, और कहाँ पर ये देने पे किस तरीके से हमारी मेडिसिन कैसा वर्क करेगी। तो ये हम जब तक सेल्स के बारे में नहीं जानेंगे तब तक मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सेल ही आर्गन बनाते हैं और टिश्यूज़ बनाते हैं, स्किन बनाते हैं, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर सेल ही जो है इस्टेब्लिश करते हैं। सेल नहीं है तो ऑर्गन नहीं है। सेल पहले डैमेज होगा, ऑर्गन बाद में डैमेज होगा। एक एक सेल अगर धीमे धीमे डैमेज होते गए तो सारा अगर इफेक्टिव 20-30% हो गया, तो समझ लीजिए कि 70% ठीक है हमारा ऑर्गन, 30% यूज़लेस हो गया, ख़राब हो गया। तो हमें वो 30% सेल के अकॉर्डिंग, सेल के थ्रू मुझे ठीक करना है। जैसे कि अभी रिसर्च हो रहा है स्टीम सेल्स। स्टीम सेल्स को किस तरीके से मॉडिफाई किया जाए ये बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, और उससे क्रॉन इनक्योरेबल डिजीज़ को क्योर किया जाएगा। तो आप पेपर में पढ़ रहे होंगे, न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारे जो फोकस है वो सेल्स के न्यूक्लियस पे है। टोटल बेस है न्यूक्लियस हमारा ट्रीटमेंट का, क्योंकि हमारी मेडिसिन इसलिए बेस है कि हमारा न्यूट्रॉन जो वर्क है मेडिसिन का, निगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। निगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल जो फेज पाए जाते हैं, जो कंडीशन पाई जाती है, वो न्यूट्रॉन्स के अंदर पाई जाती है, न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स इम्बैलेंस हो जाए और पॉजिट्रॉन फेज को कंट्रोल नहीं करे, तो ऐसे कंडीशन में पॉजिटिव फेज बॉडी के अंदर इंक्रीज करने लगता है और पॉजिटिव डिजीज होने लगती है। सेल्स का ग्रो होना, क्योंकि वो पॉजिटिवली सेल्स को कलेक्टिविटी दे रहा है, सेल्स को इंक्रीज कर रहा है, तो वहाँ पे सेल्स का ग्रो होना शुरू होगा, एक एबनॉर्मल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा। अगर वो निगेटिव एक्टिविटीज़ करने लगे तो हमारे ऑर्गन का लॉस होगा। तो यहाँ पे मुझे ऑर्गन के लॉस को बचाना है। और ये कहाँ से शुरू होता है, इस चीज़ की स्टडी हम सेल्स के अकॉर्डिंग अच्छा यहाँ पे शुरू होता है कि हम सेल्स को किस तरीके से देख रहे हैं। हम फूड्स को लेते हैं, इसीलिए हमारे वहाँ जो पहले जो ट्रीटमेंट्स है, आज हमारा पूरा दिन इसी पे निकल गया और इस पे तैयार करने में, लेकिन वो प्रोग्राम अभी तैयार नहीं हो पाया। जैसे कि S1 बिफोर मील्स क्यों लेते हैं, एक क्वेश्चंस है, और हमारा खुद से क्वेश्चंस रहा कि ये S1 क्यों लेते हैं। तो रिसेप्टर्स की बात आपने जो वीडियोस देखा था पिछली बार फार्मेसी के अंदर, तो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो रिसीव करते हैं तमाम से एसेंशियल एलिमेंट्स को, और रिसेप्टर रिसीव करने के बाद वो सर्वाइव कर देते हैं उन ऑर्गन्स, उन सेक्शन को जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है। तो S1 देने का काम हमारा जो होता है बॉडी को, रिसेप्टर्स को ओपन करना और रिसेप्टर्स के अंदर डिमांड्स को पैदा करना। तो S1 जो बिफोर मील्स हम देते हैं, इनिशियल स्टेज में पहली बार तो जब इंसान भूख लगी होती है
वैसे ही फ़ौरन चीज़ों को देखता है और खाने के लिए उसके तरफ बढ़ता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर टेस्ट नहीं मिले तो टेस्ट न मिलने की वजह से वो खाना छोड़ देता है या प्रॉपर नहीं खाता, भूख मर जाती है, जिसे लॉस ऑफ एपेटाइट कहते हैं। तो लॉस ऑफ एपेटाइट अगर बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है और हमें चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, उसे टेस्ट नहीं मिल रहा, उसकी स्मेल नहीं अच्छी है, तो हमें खाना कम कर देंगे, नहीं खाएंगे बल्कि थोड़ा खाएंगे। इससे धीमे धीमे वीकनेस बढ़ती जाएगी बॉडी की और बीमारी की तरफ, और हमारे अंदर डिफिशेंसी क्रिएट होती जाएगी कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, पोटेशियम की, क्लोरीन की, क्लोराइड्स की। तो ये सब चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए बायोलिटिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, ये बायोलिटिकल एनर्जी हमें ताकत देती है, हमें मूवमेंट देती है, सारे ऑर्गन्स को फंक्शन करने में हेल्प करती है। जैसे हमारे घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सारे हमारे घर के ऑपरेटर्स बंद हो जाएंगे, हम अंधेरे में, डार्क में रहेंगे। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी के अंदर लीवर को ना मिले तो लीवर काम नहीं कर पाएगा और वो डेड की कंडीशन पे हो जाएगा, डार्क कंडीशन में चला जाएगा। हार्ट को ना मिले तो वो पंप करना बंद कर देगा, या पंप करना अगर लो पावर मिल रहा है तो उसे लो कंडीशन में वो पंप करेगा। इस कंडीशन में वो लो ब्लड प्रेशर पे चला जाएगा। अगर कहीं उसे फेस ज़्यादा मिलने लगा तो ज़्यादा मोर वर्क करेगा। ऐसी कंडीशन में फिर वो क्या करेगा, हाई बीपी हो जाएगी, जहाँ पे सॉफ्ट सेल्स होंगे या कैपिलरीज होगी, वहाँ पे ब्लड का कंजेशन बढ़ जाएगा, और बहुत ज़्यादा बढ़ने पे प्रेशर डेवलप होगा। प्रेशर डेवलप होने पे बॉडी के वो एरिया में जो रैप्चर्स होगा, हैमरेज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरे इंट्रा सेलुलर और अच्छा डिमांड्स की बॉडी को मेंटेन करते हैं। तो S1 का काम होता है कि जो चीज़ हम फूड्स ले रहे हैं, बॉडी के रिसेप्टर्स को खोल देना, पहले से खोल के रखना, और जब हम किसी फूड्स को ले रहे होंगे, किसी चीज़ को खा रहे होंगे, तो वो रिसेप्टर्स उसमें से अपनी एसेंशियल चीज़ों को पहचान कर बॉडी के अंदर लेना। कभी कभी क्या होता है, इंसान खाता ज़रूर है लेकिन वो, हम ये बार बार लेक्चर्स में कहते रहते हैं कि खाता ज़रूर है लेकिन उसकी बॉडी को लगता नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर उसको वो पहचानती नहीं बॉडी, और वो उसकी ज़रूरत महसूस नहीं करती, और इस तरीके से वो मेटाबोलाइज होकर के और एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर हो जाता बॉडी से। तो ऐसी कंडीशन में लोग मिल्क भी लेते हैं और प्रोटीन्स भी लेते हैं, सॉरी सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन कैल्शियम की कमी हो जाती है, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, पोटेशियम की भी कमी हो जाती है, और फिर विटामिन्स की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, और एलिमेंट्स की कमी होती है बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से जब चीज़ें बॉडी में कम होने लगती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस के लिए एसेंशियल चीज़ों की ज़रूरत है वो कम हो जाता है। अगर बॉडी को प्रॉपर एनर्जी ना मिले तो एंजाइम का सिक्रेशंस भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे तो एंजाइम का प्रॉपर सिक्रेशंस नहीं होगा। जब सिक्रेशन नहीं होगा तो जो फूड्स लिया जाएगा उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, उसका डाइजेशन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में S1 जो है रिसेप्टर्स ओपन करने का काम करते हैं बॉडी के, और S10 जो है आफ्टर मील्स देने पे वो बॉडी के अंदर केमिकल एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को बढ़ाता है। जो भी फूड्स के अंदर चीज़ें होती हैं वो हेल्प करता है कि वो बॉडी उसे ले और लेकर के डिस्ट्रीब्यूट करे जिन चीज़ों को जहाँ उसकी ज़रूरत है। तो इस तरीके से S1 और S10 हम आफ्टर और बिफोर, S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील्स देते हैं। हाँ, यहाँ पर हमने ये शायद पिछली बार स्लाइड नंबर 7 हुई थी या कौन सी हो गई थी, कुछ आइडियाज़ हैं? ये हो गई थी शायद, किसी को आइडिया है कि किस स्लाइड तक हमने कंप्लीट किया था? नहीं लगता है यहाँ तक से, यहाँ से ले लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स, स्टीम सेल्स। स्टीम सेल्स जो डेवलप करते हैं मसल सेल्स एंड इंटेस्टाइनल सेल्स, और लीवर सेल्स, और कार्डियक सेल्स, और नर्व सेल्स, और ब्लड सेल्स। तो हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो स्टेम सेल्स को हम रिपेयर करते हैं, स्टेम सेल्स को हेल्प प्रोवाइड करते हैं, और जो बॉडी के अंदर एसेंशियल
एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है जो स्टीम सेल्स को प्रोड्यूस करें, वो यहाँ पर बॉडी के अंदर सप्लाई मिलती है मेडिसिन के अकॉर्डिंग, रिसेप्टर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि हमारा जो डाइल्यूशन पर्पस है, कई बार लोग डाइल्यूशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि वो डाइल्यूशन किस हद तक है। तो यहाँ पे पिछली बार भी हमने बताया था, आज भी रिपीट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे टिश्यूज़ हैं, तो जब हम प्लांट्स से एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसके अंदर जो आर्गन्स लेते हैं, चाहे वो हम फ्रूट्स लें, चाहे वो लीव्स लें, और चाहे वो स्टीम्स लें या रूट्स लें, किसी भी चीज़ को लें, तो वहाँ पर हम आर्गन्स कलेक्ट करते हैं। आर्गन से जो निकलता है, जो एक्सट्रैक्शन होता है, वो टिश्यूज़ फॉर्म में होता है। टिश्यूज़ को जब हम डाइल्यूट करते हैं 1:9 की रेशियो से, तो सेल फॉर्म में आता है। जब सेल को 1:9 फॉर्म्स में डाइल्यूट करते हैं तो ऑर्गेनेल सेल्स में आता है, और ऑर्गेनेल सेल्स से जब हम डाइल्यूट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं मुझे, और जब मॉलिक्यूल्स को हम डाइल्यूट करते हैं तो एटॉम्स मिलते हैं। अब जो मेडिसिन हमारी D5 फ्रेम है, देखिए यहाँ से कलेक्ट कर लें, 1 2 3 4 5 जो हम D5 जो बना रहे हैं, वहाँ पे हम एटॉम्स को फ्री कर रहे हैं बॉडी वहाँ पे। तो एटॉम्स के थ्रू हम ट्रीटमेंट करते हैं। जब हम पेशेंट तक पहुँचाते हैं तो वो न्यूक्लियस बेस्ड हो जाती है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रल वर्क होता है और न्यूट्रल रखना होता है। अब उस बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, उसकी ग्रेविटी किस टाइप की है, उसकी लव पोलरिटी कैसी है। तो उस पर डिपेंड करता है कि वो मेडिसिन जो दी जा रही है उसे उसका पॉजिटिव चार्ज ले रही है, वो निगेटिव चार्ज दे रही है, या बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियस है वो जाने के बाद न्यूट्रल वर्क कर रहा है, जो आर्गन के फंक्शन बढ़े हुए हैं उसको नॉर्मल कंडीशन में ला रहा है। उसको पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव डिजीज में दी गई और हमने मेडिसिन दिया पॉजिटिव में, पॉजिटिव एक्शन उसका एग्रावेट करने लगा। एग्रावेट का मतलब है जो हमने एटॉम्स को डाइल्यूट किया था पेशेंट को की बोतल के अंदर, जो डाला था वो न्यूक्लियस फॉर्म में चली गई। न्यूक्लियस फॉर्म में जाने पे वो न्यूक्लियस फॉर्म में नहीं काम कर रही है, काम कर रही है वो पॉजिटिव। तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स, अब अगर हम पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं वो पॉजिटिव वर्क कर रही है, तो इसके मतलब है कि जो हम मेडिसिन हमने प्रोवाइड की है पेशेंट को, उसका जो न्यूक्लियस है वो पॉजिट्रॉन फेस पेशेंट को दे रहा है, और बॉडी जो पेशेंट की बॉडी है पॉजिट्रॉन उसे ले रही है। तो हमें उसे और डाइल्यूट करना पड़ता है। अगर वो नेगेटिव चार्ज लेती तो इमिडिएटली वो कंट्रोल में आ जाता, और अगर वो न्यूक्लियस के क्या कहते हैं न्यूट्रल फेस पे काम कर रही है तो वो धीमे धीमे अपनी जगह पे पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। तो ये 3 फेज में हमारा जो पेशेंट को देते हैं, तो इस फेज पे हमारी मेडिसिन का 3 वर्क्स होता है। अब 3 वर्क्स में हम जब इसको जो है 1:47 से अगर यहाँ पे तोड़ करके हम बढ़ना शुरू करते हैं या इसे और डाइल्यूट करते हैं, तो उसके नेगेटिव, जैसे कि एनएल सिन्हा की बुक या किसी की बुक में आपने पढ़ा होगा, 1 ग्लूकोज डिजॉल्व 180 ml डिस्टिल वाटर। तो ये जो होता है, फिर इसके मॉलिक्यूल्स को हम फ्री करते हैं, इसके अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, पॉजिटिव वैल्यू कम हो जाती है, कंसंट्रेशन वैल्यू कम हो जाती है। तो इस तरीके से वो निगेटिव जब हम ऊपर करते हैं, निगेटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ते हैं, तो उस कंडीशन में ये नेगेटिव चार्ज अब बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कनेक्ट होते हैं, उनके बॉन्ड में चेंज होते हैं, फिर जाकर के वहाँ कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलती, लेकिन बॉडी के अंदर जाकर के उनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मेंटेन करते हैं। और वहाँ जब मेंटेन होती है तो हमारी बॉडी के जो फंक्शन नॉर्मल की तरफ जाते हैं। ऑक्सीजन की जहाँ पे डिफिशेंसी कम हो रही है, डिफिशेंसी है, नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ ऑक्सीजन की वैल्यूज़ को बढ़ाता है। तो इस तरीके से हमारे जो बॉडी को मेंटेन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 5 जो D5 में जो प्रैक्टिस है वो सेफ प्रैक्टिस है, लेकिन किसी किसी के लिए एग्रावेशन आता है तो उसे हम फिर और डाइल्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है एक मिनट स्लाइड को बड़ी, यहाँ पे है इम्प्लीमेंटल स्टेज स्ट्रेटजी ब्लड की है, PBMCS सेलुलर इसमें जो लिया गया है, फिर इसके जो रिएक्शन और डाइल्यूट किए गए हैं, फिर यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर देखे जा सकते हैं। ऑर्गेनल सेल्स क्लासिफिकेशंस, ऑर्गेनल सेल्स किस
कंडीशंस में डेवलप होते हैं बॉडी के अंदर। सेल टाइप ऑफ रिलेसिफिकेशन बेस्ड ऑन ScRNA सिक एंड फंक्शनल स्टडीज़। तो इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हमारी अपनी मेडिसिन समझने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे है तो दे दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो कंडीशन बताई गई है सेल्स की, ये H2 हाइड्रोजन यहाँ पे 10 नैनोमीटर्स होता है, DNA 1 नैनोमीटर्स होता है, एंटीबॉडीज 10 नैनोमीटर्स होती है, वायरस जो है 100 नैनोमीटर्स होता है, बैक्टीरिया जो होता है 1 माइक्रोन्स होता है, और कैंसर सेल 10 माइक्रोन होता है। जब हम 10 नैनोमीटर मतलब हम न्यूक्लियस बेस पे जब ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये कैंसर सेल्स का जो सेल्स है जाकर के वहाँ के जो पॉजिटिव सेल्स वैल्यू है जो बढ़ रही है, इंक्रीज कर रहा है, उसे डिक्रीज करने का काम करता है, और कैंसर्स को सुखाने का काम करता है, और कैंसर को रिमूव करने का काम करता है। तो उसमें जैसे कैंसर की कोई नॉट्स होती है, तो अगर इंटरनल है वो फटी नहीं है तो अंदर अंदर डिजॉल्व हो जाती है। अगर वो फट गए हैं और ऊपर एब्सेस फॉर्म में ज़्यादा हो गया, जैसे कि फ्लावर जो कैबिज होती है, फ्लावर आपने देखा होगा, वो जो कैबिज का एक दूसरा हिस्सा जो वाइट कलर का होता है, तो वो जो है उसके जैसा जो है एक पीसेस बन जाते हैं कैंसर के ऊपर, वो टूट टूट के निकलना शुरू हो जाते हैं। ये प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में देखा गया है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स एटॉम्स की पोजीशंस यहाँ पे स्टडीज कराई गई है। अब यहाँ बायोलॉजिकल स्केल्स और सम हॉलमार्क फिनोमेना, मॉलिक्यूल्स के कंडीशंस, सेल्स की कंडीशन, और सिग्नलिंग नेटवर्क, मेटाबॉलिक नेटवर्क एंड कंपेरेटिमेंटलाइजेशन, ये जो है सेल्स के आपस में स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। टिश्यूज, मल्टीसेलुलर वेरिएंट, माउंटेन्स, सेल कम्युनिकेशन, सेल मूवमेंट एंड सेलुलर डिफरेंशिएशन, हाइपर एक्लिका ऑर्गेनाइजेशन, पैटर्न फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या टिश्यूज किस तरीके से, फिर सेल्स जो है टिश्यूज में कन्वर्ट होते हैं, और सिग्नल नेटवर्क बनता है हमारे सेल्स का, मेटाबॉलिक नेटवर्क बनाते हैं, फिर वो बनते हैं कन्वर्ट होते हैं टिश्यूज में जो मल्टी सेलुलरिटी होती है, फिर वो बनते हैं ऑर्गन्स में जिसमें हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप होता है, और फिर होता है ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। ये आपको पिक्चर्स बार बार दिखाई जा रही है क्योंकि इसी को समझना है फिलॉसफी के अंदर कि मुझे किस तरीके से हमारा ट्रीटमेंट शुरू होता है, किस तरीके से हमारी शुरुआत होती है, दुनिया में कैसे बनते हैं। तो एटॉम से हर चीज़ मुमकिन है, एटॉम्स नहीं है किसी चीज़ का तो मुमकिन नहीं है। स्टेम सेल्स, एरिथ्रोसाइट, हेमेटोसिस, मैग्नेसिस, न्यूरॉल, सिग्नलिंग स्ट्रक्चरल। आगे ट्रीटमेंट पे पहुंच जाते हैं क्योंकि पिछली बार ये चीज़ हो चुकी थी, एक्सप्लेन करना था। एपिथेलियम सेल्स आर सेल डेड। What are the different types of cells? The four main types of cells. Epithelium cells. These cells are tightly attached to on other. Epithelium cells जो होते हैं वो टाइट होते हैं और अदर से अटैच्ड होते हैं। नर्व सेल्स, these cells are specialized for communication. इनका कम्युनिकेशन का काम होता है। नर्व सेल पे F1 काम करती है, फेब्रिफ्यूगो 1। एपिथेलियम सेल्स पे जो होता है काम होता है वो S5 का होता है, S5। ये ध्यान रखें, नोट कर लें, एपिथेलियम सेल्स पे जो है काम होता है S5 का। फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल हम अकॉर्डिंग कंडीशन, जैसे कि अगर यूट्रस है और सेफ्लॉन है तो यहाँ पर C ग्रुप का C1 यूज़ की जाती है। तो दिस सेल्स टाइटली अटैच टू एन अदर। तो ये जो सेल्स होंगे एपिथेलियल सेल्स,
इसमें आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ भी आ जाएंगे और कनेक्टिव टिश्यूज़ लिगामेंट भी आ जाएंगे। और अगर बॉडी के अंदर लिगामेंट या कनेक्टिव टिश्यूज डैमेज होते हैं तो हम S5 से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, करते भी हैं, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है उसके टिश्यूज रेमेडीज के साथ मिला करके। जैसे कि अगर इपिथेलियम सेल्स अगर सॉरी यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज में जैसे कि टेंडन्स डैमेज हो रहे हैं, टेंडन्स डैमेज हुए हैं, डैमेज की कंडीशन में हम C5 यूज़ करते हैं। A1 आपको मालूम ही है, बताया भी हमने पहले भी, A1 जो है हम किसी चीज़ को भरने के लिए, फिल करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो है, और इस तरीके से S5 और C5 A1। और अगर पेन ज़्यादा है तो टिश्यूज़ में स्पेस हो गया है, स्पेस को मिलाने के लिए नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। तो इस जो ब्रेक है, ब्रेक को फिल करने के लिए हम GE का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो S5, C5 और A1 और GE से हम टेंडन्स जो ब्रेक हो गया है, पेन कर रहा है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नर्व सेल्स जैसे कि सेंसिटिविटी कहीं की लॉस हो गई है, तो सेंसिटिविटी लॉस होने की कंडीशन में हम फेब्रिफिगो को लेंगे और उसके साथ हमने RE को ऐड करेंगे और S5 को लेंगे। तो S5 और F1 और RE ये मिलकर नर्व सेल्स को मेंटेन करेंगे। नर्व सेल्स और सेल की बात आ गई तो जिस लोकेशन का सेल होगा उस, जैसे मोटरवेटिव नर्व्स है, मोटरवेटिव नर्व्स में तो सिर्फ S5 और F1 और A1 RE कंप्लीट होगी। और कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि कंजेशन है तो कंजेशंस के लिए हम फिर C5 यूज़ करेंगे। और अगर जॉइंट्स में मूवमेंट में प्रॉब्लम है तो जॉइंट्स की मेडिसिन C3 है, उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। मसल सेल्स में S5 क्लियर वे में आ गया। सर जी और एक बार बताइए, इधर पानी बरसात हो रही है, कान नहीं सुनाई नहीं दे रही है। अच्छा, तो कहाँ से अच्छा कहाँ से रिपीट कर दें? अभी मेंटेनेंस नर्व्स ना S5 F1 RE बोले थे ना? जी जी हाँ, जी हाँ, वो मेंटेन नर्व्स को मेंटेन करता है, नर्व्स को। और उसके बाद में बोले थे ना वो मोटर सेल्स का, मोटर नर्व्स, मोटर नर्व्स सॉरी, मोटर नर्व्स S5 है, F1 है और A1 RE। मोटर नर्व्स, कभी मोटर नर्व्स में डैमेज आए तो S5 F1 A1 RE। और अच्छा, उसके साथ अगर सेल्स डैमेज हो रहे हैं जो स्ट्रक्चरल फॉर्म में अगर डैमेज हो रहे हैं तो वहाँ पे फिर हम C ग्रुप की कोई मेडिसिन का ऐड करते हैं। अच्छा। अब अगर जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो C3 यूज़ करेंगे। अगर डैमेज कंडीशन ऐसी है कि क्रॉनिक है तो वो ऑर्गन्स आप पेशेंट का थिक होगा और वहाँ पे सर्कुलेशन ब्लड का कम होगा, तो वहाँ पे C5 हम यूज़ करेंगे। सी जो है न्यू सेल जनरेट करेगा, ओल्ड सेल्स को वहाँ से डिस्ट्रॉय करेगा और जो डेड सेल हैं उनको रिपेयर करेगा, तो C5 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है सर जी, एक मिनट है सर जी। ब्रेन में जो प्रॉब्लम हुआ है, हाँ, और ब्रेन का डीजेनरेशन हो जाता है तो वो सेल से निकल सकता है कि नहीं निकलेगा? निकलेगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा, बॉडी के अंदर ही मेटाबोलाइज हो जाएगा। वो डीजेनरेशन जो होगा वो C ग्रुप के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर ब्रेन का है तो C1 यूज़ करना पड़ेगा। C1 ब्रेन के लिए C1 आएगा, जो सेफ्लॉन के लिए होता है सेफ्लॉन। तो जो ब्रेन का जो कंडीशंस होती है, बहुत सॉफ्ट सेल्स होते हैं उसके अंदर, और उसके लिए बहुत सॉफ्ट जगह पे जो यूज़ किया जाता है वो C ग्रुप के C1 को यूज़ किया जाता है। अगर वहाँ पे क्रॉनिक कंडीशन हो गई, ये पश फॉर्मेशन का डाउट हो रहा है, हेडेक कंटिन्यू बना हुआ, तो C हटा करके सीधे C5 का इस्तेमाल करें। C5 ऑल बॉडी यूज़ की जाती है। जहाँ पर ऐसा लगता है कि पेन बहुत ज़्यादा है और उससे रिलीफ नहीं मिल रहा है अदर किसी से, तो C5 ऐड कर देते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू सर। और मसल सेल्स में S5 और C5 सीधे आ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जैसे कि मसल सेल्स के अंदर
मसल्स के अंदर कंजेशंस हो रहा है, तो यहाँ पर S5 और C3 का यूज़ कर लेंगे। मसल्स पे C3 का ज़्यादा इफेक्ट है और S5 के साथ मसल्स के अंदर C3 का रोल बेहतर होता है। तो दिस मसल सेल्स के लिए दिस सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शंस, सिकुड़ना, और कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। अब ये कनेक्टिव टिश्यूज, ये इसीलिए लिगामेंट्स पे, जॉइंट्स पे हमने C3 बताया था। तो यहाँ पे C3 के साथ और कॉन्ट्रैक्शन, देखिए बॉडी के अंदर S3 और C3 नेगेटिव चार्जेबल मेडिसिन है। ये किसी चीज़ को, जैसे कि बॉडी के अंदर से कहीं पे सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा हो, फ्लूइड का सिक्रेशन हो रहा है, खास करके लिकोरिया या डायरिया, तो यहाँ पर अगर हम S3 और C3 का यूज़ करते हैं तो इमिजिएटली जैसे कोई किसी ने लॉक कर दिया है, ऐसे मुझे रिजल्ट मिलता है। लूज मोशन अगर किसी मेडिसिन से अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम S3 और F1 और C10 अगर देते हैं तो इमिजिएटली जैसे लॉक कर देते हैं, लॉक हो जाता है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज इस तरीके से काम करते हैं। और इन पेवेट्सिन एपिथेलियम सेल्स आर सेल्स दैट कम फ्रॉम सरफेस ऑफ योर बॉडी। एपिथेलियम सेल्स बॉडी के ऊपर होते हैं, जैसे कि ये हमारी स्किन है, एपिथेलियम सेल्स में आएंगे, सच एज योर स्किन, स्किन हो गया। ब्लड वेसल्स भी इसी की होती हैं, एपिथेलियम सेल्स की बनती हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट, अब देखिए अगर मुझे नहीं पता होगा ब्लड वेसल्स किस चीज़ से बनी है और ब्लड वेसल्स ही डैमेज हो गई तो हम क्या करेंगे? नहीं कुछ कर सकते। तो इसलिए ब्लड के लिए जो है, हम ब्लड वेसल्स के लिए भी यही चीज़ इस्तेमाल करते हैं, S5, सॉरी, यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट भी उसी का बना है। और ऑर्गन्स, द CVS सर्व एज the serve as barrier between the inside and outside of your body and protect it from viruses। तो ये बैरियर का भी काम करते हैं, ये बॉडी के सभी सरफेस पे पाए जाते हैं। तो इसलिए देखिए S5 का यूज़ बहुत जगह पे है। S1 का सिर्फ हम इम्यून सिस्टम के अंदर वर्क ढूंढते हैं, जबकि जब कोई भी सेल्स डैमेज होता है, खास करके स्किन पे प्रॉब्लम आती है, तो आपने देखा होगा कि बार बार स्किन पे S5 का यूज़ आ रहा है। इसी तरीके से आर्गन जब डैमेज हो रहे हैं, जैसे कि कार्डियक में हमने आपको S10 पढ़ाया, S10 और F1, S5 और F1 का कॉम्बिनेशन होता है। S5 और F1 अलग से भी दे सकते हैं। तो ये सब जो हैं एपिथेलियम सेल्स क्रिएट करते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। नर्वस टिश्यूज इज अ फाउंड इन द ब्रेन। नर्वस टिश्यूज जो है फाउंड पाए जाते हैं ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, एंड नर्व्स, नर्व्स में जैसे मोटोवेटिव नर्व्स और सेंसरी नर्व्स, ये नर्व्स टिश्यूज वहाँ पाए जाते हैं। ये फील कराते हैं, यही बॉडी के अंदर बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी सिग्नल्स प्रोड्यूस कराते हैं। द सेल्स इन नर्वस टिश्यूज that generate and conduct impulse are called neurons, इसे न्यूरॉन्स कहते हैं। और nerve cells, these cells have three principal parts: the dendritis, the cell body and an axon। ये तीन पार्ट्स होते हैं, dendritis, the cells body एंड ऑन एक्सॉन्स, ठीक है। तो इसके अंदर अगर नर्वस टिश्यूज की प्रॉब्लम्स आ रही है तो नर्वस टिश्यूज के अंदर सीधे हमारा जो यूज़ होगा वो S1 हो जाएगा, C1 हो जाएगा, F1 हो जाएगा। ओके, ये टोटल ब्रेन पे काम करेगी और इसके अंदर WE का यूज़ करेंगे। नर्वस टिश्यूज के लिए हम WE सेंसरी नर्व्स पे काम करते हैं। और अगर मोटरवेटिव नर्व्स आती है तो वहाँ पर हम RE का इस्तेमाल करते हैं। करेनियल नर्व आएगी तो RE आ जाएगा, RE के साथ S5 ऐड हो जाएगा। जहाँ भी RE आएगा वहाँ के ज़्यादातर S5 ऐड होगा नर्व्स के अंदर। मसल सेल्स commonly known as myositis
आर द सेल डेट मेक अप मसल्स टिश्यूज, ये मसल मायोसाइटिस, ये मसल टिश्यू डेवलप करते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल सेल्स। अब देखिए आपने लिकोड्रामा में देखा होगा, हमने लिकोड्रामा आपको बताया मायोसाइट्स, मायोसाइट्स ही मेलानिन प्रोड्यूस कराते हैं स्किन के अंदर, और जिसकी वजह से जो लिकोड्रामा होता है वो रिमूव होता है। तो अगर ये डैमेज हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो मसल्स टिश्यूज़ है वो भी नुकसान में है, वहाँ नुकसान हो रहा है। लेकिन क्योंकि स्किन के अंदर इनकी डिफिशियंसी हो रही है तो लिकोड्रामा वहाँ पे मेलानिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इसलिए लिकोड्रामा बन रहा है। यहाँ पे मायोसाइटिस अगर डेवलप हो रहे हैं तो यहाँ पे मसल्स वीक हो रही है, मसल्स गल रही है। जो पेशेंट है वो पहले हैवी वेट का था, बाद में वो उसका वेट कम होने लगा। तो हम जो है जब वेट कम हो रहा, अच्छा इसी चीज़ को हम मेंटेन करते हैं तो यही हमारे वेट्स को भी कम करता है, वेट्स को भी कम करता है, फैट्स को भी रिमूव करता है। तो इसके लिए मुझे S5 खाली पेट मॉर्निंग में लेना होता है गर्म पानी के साथ। तो ये जो है मायोसाइट्स, जो एक्स्ट्रा वजन बॉडी के अंदर बढ़ रहा होता है, जो एक्स्ट्रा फैट हो रही है, वो रिमूव कर देता है। ठीक है। आर द सेल डेट मेक अप मसल्स टिश्यूज, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, कार्डियक, स्केलेटल एंड स्मूथ। अब ये तीन जो है मसल्स बॉडी के अंदर है, थ्री टाइप्स हैं, कार्डियक, स्केलेटल एंड स्मूथ। अब ये जितनी भी अभी हमने जैसे कार्डियक में बताया ही था आपको कि S5 क्यों यूज़ करते हैं, तो अभी कार्डियक मसल्स आ गई तो हमें तो S5 यूज़ ही करना है। कहीं भी मसल्स का स्केलेटन है तो भी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे S5। एंड स्मूथ, यहाँ पे भी हम स्मूथ मसल्स जो सॉफ्ट है, हम जिसे टच करते हैं अच्छा लगता है, जैसे चेक वगैरह हैं बच्चों के हैं, या आर्म्स हैं नरम नरम होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, तो ये स्मूथ मसल्स जो सॉफ्ट होती हैं। तो इस तरीके की मसल्स भी मायोसाइट्स से बनते हैं और मसल टिश्यूज, मसल सेल्स डेवलप हो जाते हैं। स्केलेटल मसल सेल्स आर लॉन्ग, जो स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं वो आप अगर एनाटॉमी की बुक में देखें तो लंबे लंबे टाइप के होते हैं। यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं, बैक जाके यहाँ पे है मसल्स। ये देखिए मसल सेल्स इस तरीके से लॉन्ग्स होते हैं, कार्डियक सेल्स इस तरीके से होते हैं, ये भी मसल्स हैं लेकिन इनकी बना स्ट्रक्चर दूसरे तरीके से। इंटेस्टाइन है ये अलग तरीके का। इंटेस्टाइन की भी प्रॉब्लम्स अगर होती है तो S5 F1 S10 ग्रुप में आ गया तो वो भी वहाँ से मेंटेन होता है उसके रिपेयरिंग का। ठीक है। लीवर सेल्स के अंदर भी हम S5 यूज़ करते हैं तो उसके जो है इस तरीके से तैयार होते हैं। ब्लड सेल्स में हम A1 यूज़ करते हैं और S10 ही आता है, इन्वॉल्व होता है ब्लड सेल्स के अंदर भी। नर्व सेल्स में हम S1 और F1 में जाते हैं और C1 में। ठीक है। मसल्स आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड स्ट्रेटेड, सीधे और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। वेयर आर कनेक्टिव टिश्यूज सेल्स फाउंड, कनेक्टिव टिश्यूज सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज इज अ फाउंड इन बिटवीन अदर टिश्यूज, जो एक दूसरे को मिला के रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, तो वो अदर टिश्यूज के साथ कनेक्ट होते हैं, उनके बीच में पाए जाते हैं। एवरीवेयर इन द बॉडी, बॉडी के सभी तरफ पाए जाते हैं, हर तरफ पाए जाते हैं। इंक्लूडिंग द नर्वस सिस्टम के साथ मिला करके। इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वहाँ पे भी द थ्री आउटर मेम्ब्रेन्स, द मेनिंजियस, यहाँ पे भी होते हैं थ्री आउटर मेम्ब्रेन जो है, जैसे मेनिंजेस कहते हैं,
मेनिंजियस, जब हेमरेज होता है तो मेनिंजियस के अंदर जो है ब्लड क्लॉट कर जाता है, ये भी एक कॉज बनता है। कभी इंसेफ्लाइटिस का भी कॉज, इंसेफ्लाइटिस में यही होता है, मेनिंजाइटिस में भी होता है। मेनिंजाइटिस का मीन्स होता है मेनिंजियस के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाना, और इंसेफ्लाइटिस के अंदर भी इसी टाइप के होते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाता है इंसेफ्लॉन्स के अंदर। और मेनिंजियस मेनिंजुमा भी होता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, और बल्कि एक तरीके का ट्यूमर होता है मेनिंजियोमा। डेट इन्वेलप द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आर कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज S1, C1, L1, A1, WE, ये कनेक्टिव टिश्यूज पे काम करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। कभी भी आप किसी अगर फिश के पीस को लें तो उसमें कनेक्ट आप देखेंगे, ये जब हाथ से उसे उसके पीस को उठाकर थोड़ा सा खींचेंगे तो वो अलग होना शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ पे सॉफ्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, वो आपस में सिर्फ ज्वाइंट रखते हैं। और अगर आप किसी मटन वगैरह को उठा के देखें तो वहाँ उसके बीच में एक लेयर आती है, वाइट लेयर होती है, जो एक दूसरे के बीच में स्टिक का काम करती है, मिलाने का काम करती है। द कॉमन सेल्स types in connective tissues include fibroblast, mast cells, plasma। प्लाज्मा के अंदर भी आपने देखा होगा, जब कहीं पे कट पीट जाता है तो बाहर निकलता है जो फ्लूइड्स, और फिर उसके बाद एक लेयर छा जाती है और उस जख्म को, उस ब्लीडिंग होने को रोक देता है। तो वो भी कनेक्टिव टिश्यूज़ में आता है, एक दूसरे से कनेक्ट होकर के उस एक लेयर को डेवलप करते हैं और उस जगह को फिलअप कर देते हैं। मैक्रोफेजेस, एडियोसाइट्स एंड लिकोसाइट्स, स्लाइड 72 टेंडोन्स और फाइब्रोब्लास्ट are the most common cells type of connective tissues. They produce both fibers and amorphous ground substances. What are three major connective tissues cell types? There are three types of connective tissues fibers. Fibers are collagen fiber, most are type collagens, most abundant प्रोटीन इन द बॉडी, प्रोटीन्स के जरिए बनते हैं। इलास्टिक फाइबर कंटेन्स इलास्टिन एंड फाइब्रिलिन, फाइब्रिलिन इसके कंटेंट्स होते हैं। रेटिकुलर फाइबर्स कंटेन टाइप्स ऑफ कोलेजेंस, ये तीन इनके एलिमेंट्स हैं जिससे ये बनते हैं, ये इस टाइप के कनेक्टेड टिश्यूज बनते हैं। अब हमारी मेडिसिन क्या करती है, ये जो इनकी डिफिशियंसी क्रिएट होती है, इन डिफिशियंसी को रिमूव करती है, इनकी प्रॉब्लम्स को दूर करती है और उन्हें प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। जिस सेक्शन से ये, अब अगर हम इस पे आ जाते हैं सेल्स किस तरीके से बनते हैं, किस तरह से मिलते हैं, तो क्लास बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ये एक रिसर्च का टॉपिक हो जाएगा। तो हमें तो सिर्फ प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही समझना है कि किस तरीके से ये अटैच होते हैं। तो यहाँ पे हम मेडिसिन को भी चूज इसी तरीके से करेंगे। what is connective tissues and its functions? Connective tissue is the most abundant and widely distributed of the primary tissues. Major functions of connective tissues include binding and supporting. Connective tissue binding करते हैं, बांध के रखते हैं, और support करते हैं। Protecting, protect भी करते हैं। Insulating, जैसे कि स्किन के ऊपर आ गए तो इंटरनल मसल्स को इंसुलेट कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। और जैसे कार्डियक के ऊपर जब कोई भी आर्गन्स हैं उस पर एक झिल्ली सा होता है, एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन जो डेवलप करता है, माउथ के अंदर भी होता है, मेम्ब्रेन होता है। कभी आप बहुत गर्म चाय पी लें या कोई चीज़ पी लें और या फिर बहुत ज़्यादा सख्त चीज़ खा लें तो वो एक स्वेलिंग आ जाती है और एक लेयर माउथ के अंदर से निकलती है और स्किन जैसी बारीक होती है, तो वो भी कनेक्टिव टिश्यूज़ है। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं बॉडी को बाउंडिंग रखते हैं। अब अगर वो कनेक्टिव टिश्यू निकल जाता है तो फिर उस पर गर्म पानी या ठंडा भी बहुत ज़्यादा लगता है, और अगर चीली वाली चीज़ें स्पाइसी खाना होता है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती, खा नहीं पाता इंसान। जब ये लेयर हट जाती है, स्किन के ऊपर भी जब ये लेयर बच्चे गिर जाते हैं या हम ही कहीं जा रहे हैं, कहीं टक्कर हो जाती है और उस स्क्रैच पड़ जाता है और एक ऊपर की स्केल एकदम से हट जाती है,
यहाँ तक कि पानी भी डालते हैं, अगर वाटर से धुलते भी हैं तो उसको वॉश करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बर्निंग होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो ये एक इंसुलेटिंग का भी काम करते हैं। ठीक है, इंसुलेटिंग, स्टोरिंग रिजर्व फ्यूल। अब ये रिजर्व फ्यूल भी रखते हैं अंदर, ज़रूरत पड़ने पे, जैसे कहते हैं ना कि फास्ट में होता है जब हम सुबह से शाम तक भूखे होते हैं, तो जो फैट्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कैलोरीज होती हैं वो स्टोर होती हैं, फिर वो उसे जो है हमारी बॉडी यूज़ करती है। तो ये फ्यूल का भी काम करते हैं, स्टोर करते हैं फ्यूल को। एंड 5, transporting substance with the body. Connected tissues can be various levels of vascularity. In connected tissues made of cell, connected tissues is a made up of cells and extracellular matrix. ये सेल्स का जो एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर की हिस्सा जो है उसके मैट्रिक्स, उसकी दीवार को तैयार करते हैं। द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज अ मेड अप फाइबर्स, फाइबर मतलब रिश्तेदार होते हैं, इन ए प्रोटीन, और प्रोटीन के होते हैं से मिक्स होते हैं, एंड पॉलीसेक्राइड मैट्रिक्स, और पॉलीसेक्राइड मैट्रिक्स बनते हैं सिक्रेटेड एंड ऑर्गेनाइज बाय सेल इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब ये इन्हीं को जब तोड़ता है कोई वायरस, तब सेल्स के अंदर इंटर होता है, जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशंस और बॉडी के लिए एसेंशियल्स होते हैं, और आर्गन्स को सेव करते हैं, आर्गन के फंक्शन में मदद करते हैं। और जैसे ही इस पर, जैसे लंग्स के अंदर कोविड-19 है, ये जब भी अटैक करता है तो इन्हीं सेल्स पे जा करके इन्हीं मैट्रिक्स को ब्रेक करता है और अंदर जाता है। तो हमारी मेडिसिन क्या होती है, इन्हें जाके प्रोटेक्ट करती हैं, इन्हें रिपेयर करने का काम करती हैं, और इसे री इस्टेब्लिश करने का काम करती हैं, जिसके वजह से वायरस कि वहाँ पे जो क्लाइमेट से उसको मेंटेन करती है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करती है, उसके प्रेशर्स को मेंटेन करती है, उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेंटेन करती है, और इस कंडीशन में जा करके हमारी मेडिसिन उस सेल्स को पूरी तरीके से मेंटेन कर लेती है, और जब मेंटेन कर लेती है तो हम फिर से हेल्दी हो जाते हैं। ठीक है, द फाइबर्स इन प्रोटीन्स एंड polysaccharide matrix secreted and organized by the cell in the extracellular matrix. ठीक है, what are 4 types of connective tissues? Reticular dense connective tissues is divided into 1 dense regular, dense irregular, elasticity। ये जो हमारी स्किन, अच्छा इसकी डिफिशेंसी से हमारी स्किनें वीक हो जाती हैं, और मसल्स के अंदर थकावट ज़्यादा आती है, और जैसे कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर जैसे लचीलापन खत्म हो गया, जैसे कि ओल्ड एज में जाने के बाद, ओल्ड एज में जाने पे इस चीज़ की डिफिशेंसी बनती जाती है। और अगर हमें एक्सरसाइज करते रहते हैं तो ये जनरेट होते रहते हैं, और हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, फ्री होती है। और जब इस टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज डिवाइड इनटू 1 डेंस रेगुलर, जो उसकी डेंसिटी को रेगुलर करते हैं, और डेंस इरेगुलर, जो इरेगुलर होते हैं, तो इन दोनों की जो फ्लैक्चुएशन होता है, तभी हमारी बॉडी के अंदर या बॉडी के आर्गन के अंदर फ्रीली वर्क करने की कैपेसिटी होती है। वरना फिर जब ये एक रिलैक्स फॉर्म में चले गए और ये कॉन्स्ट्रक्ट हो गए, और कॉन्स्ट्रक्ट होने के बाद ये रिलैक्स नहीं होते, तो कॉन्स्ट्रक्ट हो गए, सिकुड़ गए एज के हिसाब से, और फिर जैसे इस पर प्रेशर पड़ता है, जैसे ही एक्सरसाइज होती है, या कोई भी बात सुनी जाती है, या ओवरलोड बॉडी के अंदर कुछ भी चीज़ें होती है, या हाइपरटेंशन में इंसान कुछ सोचने लगता है, तो कार्डियक फंक्शन बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, बीपी हाई हो जाता है। जैसे ही आता है तो या तो वो जाकर के ब्रेन के अंदर स्टॉक करता है, या तो हार्ट के आर्टेरिया जो सप्लाई है, जो उसको खुद को सप्लाई कर रहा है, वहाँ पे रैप्चर कर जाता है, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन वहाँ पे डेवलप हो जाता है, या फिर ब्रेन हैमरेज हो जाता है। और दोनों कंडीशन इंसान के लिए बहुत ही ख़तरनाक होती है। तो हम जब S10 और C5, F1, A1 और RE देते हैं, तो इसकी रेगुलरिटी इसको मेंटेन करते हैं, और इस तरीके से हमारा आर्गन नॉर्मल काम करने लगता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज इज अ डिवाइड इनटू 4 मेन कैटेगरीज: कनेक्टिव प्रॉपर, कार्टिलेज, बोन और ब्लड। क्या है कनेक्टिव प्रॉपर? जो एक कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं प्रॉपर हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, और कार्टिलेज जो सॉफ्ट बोन है हमारी बॉडी के अंदर, फिर बोन जो हार्ड है, ब्लड
जो सर्वाइव हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और इसके बाद एसेंशियल्स फ्लूइड्स का भी लेकर जाता है, सेल्स तक न्यूट्रिशन पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, और फिर नेक्स्ट जो उसका रोल होता है, एक्सक्रीट कराता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर वो लंग्स के जरिए बाहर निकालने का काम करता है। ब्लड ही जाकर लंग्स के अंदर इसे कार्बन डाइऑक्साइड को डाल छोड़ता है, वहाँ से ऑक्सीजन लेता है, फिर बॉडी की तरफ मूव कर जाता है। What parts of the body are classified as connective tissues? The connective tissues include several types of fibrous tissues that vary only in their density and cellularity, as well as the more specialized and recognized variants: bone, ligaments, tendons, cartilage, and adipose fat tissues. Okay. तो क्या हुआ, व्हाट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर क्लासिफाइड एज कनेक्टिव टिश्यूज? बॉडी क्लासिफाइड करती है बोन, लिगामेंट, टेंडॉन्स, कार्टिलेज एंड एडिपोज फैट टिश्यूज। और ये जब डेफिशिएंसी क्रिएट होती है तो हमारे जॉइंट्स में ब्रेक होता है, जॉइंट्स प्रॉपर वर्क नहीं करते, लिगामेंट अगर कहीं पे जर्क लगा बॉडी को, कहीं पे झटके से हमने पैर ऊपर नीचे रख दिया, या कभी किक मारा और किक स्लिप कर गई, या हम कहीं स्लिप कर गए, पैर का जो मोमेंट है किसी और तरफ, बॉडी का मोमेंट किसी और तरफ, ऐसे में लिगामेंट टूट जाते हैं। यहाँ पे तो बहुत से डॉक्टर्स ऐसे कहते हैं लिगामेंट बनते ही नहीं, अगर बनते नहीं तो फिर वो उठ के खड़ा भी नहीं हो सकता पेशेंट। टेंडन्स डैमेज होते हैं, फिर वो मेडिसिन से रिपेयर किया जा सकता है। कार्टिलेज के अंदर भी हम मेडिसिन, ईएच की मेडिसिन से उसे क्योर कर सकते हैं। एंड एडिपोज जो फैट होता है, फैट को भी मेंटेन किया जा सकता है। और टिश्यूज़, ये सारे टिश्यूज़ हम रिप्रोड्यूस करा सकते हैं और कराते हैं। और जब हमारे मेडिसिन को लेता है पेशेंट तो उसे अदर मेडिसिन में कोई अगर फ़ायदा नहीं होता तो यहाँ आकर उसे फुलफिल उसको फ़ायदा मिलता है, बेनिफिट मिलते हैं, और वो खुश होता है। इसीलिए खुश होता है कि वहाँ पे ये चीज़ें सारी नोटेड नहीं है, और उनकी साइंस में सिर्फ पेन किलर है, ऑपरेशन है, और जो बॉडी का पार्ट ख़राब हो गया है उसे रिमूव करना है। लेकिन यहाँ पे रिमूव नहीं करना है, वो जो पार्ट ख़राब हुआ है उसे बॉडी के अंदर से खुद रिमूव करवाना है, और करवाने के बाद उसको री इस्टेब्लिश करना है, उसको नया करना है, न्यू सेल्स फॉर्म करना है। और कोई भी आर्गन्स ख़राब होता है तो उसके सेल्स पहले ख़राब होते हैं, फिर टिश्यूज़ ख़राब होते हैं, फिर टिश्यूज़ के बाद आर्गन, चाहे वो यूट्रस हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे बॉडी का कोई भी पार्ट हो, उसका सबसे पहले प्राइमरी जो लेवल पे जो नुकसान होता है बॉडी का, वो न्यूक्लियस लेवल पे होता है। न्यूक्लियस उनको उनके फंक्शंस को एबनॉर्मल करता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए वहाँ पे डिफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है या हाइपर एक्टिविटीज़ हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम ईएच की मेडिसिन से उस सेल्स के जो बचे हुए सेल्स हैं उनको रिफॉर्म करते हैं तो वो खुद अपनी रिक्वायरमेंट को नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग वो रिपेयर करना शुरू करते हैं, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। और ब्लड उनके ट्रांसपोर्टेशन जो ब्लड का होता है उसे एसेंशियल एलिमेंट्स मिलने लगते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, और उनके न्यूट्रिशंस मिलने लगते हैं, ऑक्सीजन मिलने लगते हैं, इसलिए वो रिपेयर हो जाते हैं, फिर से वो नए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए लंग्स भी अगर किसी का ख़राब हो गया हो तो वो लंग्स के जो सेल्स हैं वो रीस्टैब्लिश हो जाते हैं, रीफॉर्म हो जाते हैं। और किडनी का हो या लीवर का हो, वक्त रहते अगर ट्रीटमेंट दिया जाए अगर, तो उसे हम बचा सकते हैं और पूरा रिफ्रेश कर सकते हैं। लेकिन अगर वक्त ही निकल गया हो, लास्ट में आया हो, और उसकी इम्यून सिस्टम टोटल ब्रेक हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ हम थोड़ा सा उसको रिलीफ दे सकते हैं, बाकी बचाने का काम नहीं। हाँ, उसकी किस्मत अच्छी है, उसकी विल पावर अच्छा है, और वो अगर मेडिसिन के साथ 40 डेज सर्वाइव करता है तो ऐसी कंडीशन में उसे बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। What are the 7 types of connective tissues? 7 types of connective tissues. Cartilage is the types of supporting connective tissues. अब जैसे कि हमारे बोन्स हैं, ये जॉइंट्स ले लें, नी जॉइंट्स, इसके अंदर कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज जो है दो बोन के बीच में एक पैड का काम करते हैं, और इस वजह से ये यहाँ पे जो सेलिवेन फ्लूइड प्रोड्यूस होता है इसे मूवमेंट में आसानी करता है। और इसके अंदर जो लिगामेंट्स होता है वो बोन्स के ऊपर मसल्स को
स्टिक करने का काम करता है, और जो टेंडन्स होते हैं इनको जोड़ने का काम करते हैं। बोन्स bone is an other types of supporting connective tissues. Adipose is an other types of supporting connective tissues that provide cushions and store excess energy and fat. Blood, hemopa- uh, hemopoietic, lymphatic, elastic, and fibrous. What is the connective tissues? Example: some of these tissues are solid and strong, while others are fluid and flexible. Examples include adipose, cartilage, bone, blood and lymph. ये क्या है? एग्जाम्पल इंक्लूड फ्लेक्सिबल। जब तक ये चीज़ फ्लेक्सिबल रहेगी हमारी बॉडी में नुकसान नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी इनकी ख़त्म होगी, बॉडी का फ्रैक्चर होना शुरू हो जाएगा, और ये चीज़ होता है ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। What are the 6 types of connective tissues? Cells and fibers of connective tissues. Connective tissues proper, loose connective tissues, dense connective tissues, specialized connective tissues, lenticular connective tissues, cartilage, bone, blood, adipose tissues, embryonic connective tissues. What is the connective tissues? Disease. A connective tissue disease is a any disease, कोई भी डिजीज हो सकते हैं, that affect the parts of the body, जब बॉडी के पार्ट्स पे इफेक्ट करता है। the body that connect the structures of the body together. अब इसमें आर्थराइटिस भी आ गया, मैनिंजाइटिस भी आ गया, इंसेफ्लाइटिस भी हो गया, और हेपेटिक लीवर भी आ गया, सारी डिजीज इसके अंदर आ गई। जब क्रॉनिक हो जाती हैं तो इस कंडीशन में पहुंच जाती हैं, टिश्यूज को डैमेज करें। पहले तो बॉडी के अंदर जो डिजीज़ होती है एलर्जी बेस आती हैं, फिर इन्फेक्शन कन्वर्ट होता है, फिर वो टिश्यूज डैमेज होता है, और फिर वो क्रॉनिक में निकल जाता है। और ये इसे होने में कम से कम 3 दिन लगते हैं, और 3 दिन बॉडी के अंदर फंक्शंस लाइटली होता है, पेशेंट को लाइट पेन होता है तो वो उसे केयर नहीं करता है, और जब ये मेजर कंडीशन में जाता है तो थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होता है, तो पड़ोस से दवा ले करके या फिर मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ले करके वो अपना काम चलाता है। फिर ऐसी कंडीशन में ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं और बढ़ती जाती हैं, जब क्रॉनिक हो जाता है, और ये 72 आवर्स के बाद क्रॉनिक कंडीशन मेंटेन करने लगता है, और जब मेंटेन करता है तब भी वो केयर नहीं होता है, और वो महीने 2 महीने के बाद उस चीज़ पे केयर करते हैं, और ऐसी कंडीशन में बहुत देर हो चुकी होती है, और आर्गन्स, सेल एंड टिश्यूज डैमेज हो चुके होते हैं, और 15 से 1 मंथ के ड्यूरेशन में आर्गन भी इफेक्टिव हो जाते हैं। Body that connective the structure of the body together, connective tissues are made up to proteins, collagens and elastin. Collagen is a protein found in the tendons. ये collagens जो प्रोटीन है ये टेंडन्स के अंदर पाए जाते हैं। लिगामेंट्स, स्किन, कॉर्निया, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड वेसल्स, ये जो है लिगामेंट्स में भी पाए जाते हैं, स्किन में भी पाए जाते हैं, कॉर्निया में भी पाए जाते हैं, कार्टिलेज में भी पाए जाते हैं, और बोन एंड ब्लड वेसल्स में भी पाए जाते हैं। What are the major types of connective tissues? The major types of connective tissues are connective tissues proper, support tissues and fluid tissues. Loose connective tissues proper includes adipose tissues, areolar tissues and reticular tissues. देखिए हमारे मेडिसिन की जो प्रैक्टिस है बिल्कुल न्यूक्लियर बेस पे है, न्यूक्लियर एकदम माइनर कंडीशन में है, और अंदर जा करके ट्रीटमेंट करना होता है। और इस तरीके से हम अगर एक बार सक्सेस हो गए और इस चीज़ को समझ लिया और प्रैक्टिस इसी के अकॉर्डिंग करने लगे, तो समझ लीजिए कि हम एक जो हमारी जो समाज है उसको अच्छा ट्रीटमेंट दे सकेंगे, और ऐसी कंडीशन में हम एक स्पेशलिस्ट के शक्ल में हम उभर के सामने आएंगे। तो कोशिश करें इस तरीके से बेहतर ट्रीटमेंट देने के लिए।
और शायद अभी बहुत सा बाकी है। इसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हो रहा था और 10 बज गए हैं। क्या थोड़ा सा और ले लें या फिर नेक्स्ट टर्न के लिए? 34 स्लाइड्स हो चुकी है इस वक्त। हेलो हेलो। बस है सर जी। जी। बस है अभी 10:15 हो गया। हाँ, तो 10:15 हो गया, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब यहाँ से रोक देते हैं। ये आप नोट कर लेंगे जो अभी स्लाइड है आज की, इसे जैसे नोट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास नोट होता है उस पर दिखता जाता है, तो इसलिए मुझे फिर दिखता नहीं है। तो आप जो नोट्स बुक बनाए हुए हैं उस पर आप नोट कर लें। 40, हाँ, 34 स्लाइड्स हुई है आज कंप्लीट। नहीं, 34 तो नहीं, अभी इज मसल्स कनेक्टिव टिश्यूज ये बाकी रह गया है। हाँ, यहाँ तक हो गया है, 33 हो चुका है। तो फिर नेक्स्ट सेशन में हम इस चीज़ को ले लेंगे।